ओके, सो कहाँ थे हम? हाँ, कि थाइस पे भी अगर बहुत ज्यादा फैट आ गई सो देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब वो तो देख के ही पता चल जाएगा ना। ओके, डॉक्टर भी बोल देगा कि भाई यू नीड टू वॉक एवरी डे से 1 आवर मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग लाइक दैट। सो कहीं पर भी तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ये जो न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ओके, उसमें तुमने कोई एक ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया और दूसरा कंज्यूम ही नहीं किया, उसी से फिर डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो फंक्शन याद रखना है पूरा का पूरा। सपोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेन फंक्शंस होते हैं, क्या? रेगुलेट स्पर्म and responsible for appearance of the boys in puberty and लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेन फंक्शन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मैंने टेस्टोस्टेरोन के नहीं बोले। प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स दैट इज वन, एंड दूसरा वो जगह पे पहुंचा ना, ट्रांसफर द जर्म सेल्स और स्पर्म टू द फर्टिलाइजेशन लोकेशन और टू द लोकेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन। ओके, ये दो मेन फंक्शन है। फिर टेस्टोस्टेरोन के एक स्पर्म बनाना नहीं, स्पर्म बनाने की प्रोसेस को रेगुलेट करना, दैट इज द वर्ड। ओके, कहाँ गया बोल? टेस्टोस्टेरोन ये रहा। एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, रेगुलेट करना, फॉर्मेशन करना नहीं, फॉर्मेशन तो हो ही रहा है लेकिन उसको क्या करना? रेगुलेट करना। एट द सेम टाइम जो पबर्टी के टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं उसी की वजह से चेंजेस आते हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन ध्यान से सुनो और एग्जाम में भी पढ़ना अच्छे से। चलो, सो अब द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस which unites with a tube coming from the urinary bladder। तो अब यहां तक तो हमने इंफॉर्मेशन की बात की। ओके, अब भाई ये यहां तक इंफॉर्मेशन की बात की, मतलब टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो फंक्शंस बताया। स्पर्म को फॉर्मेशन करना, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करना, वो हो गया यहां तक। अब स्पर्म को जहां फर्टिलाइजेशन होने वाला है वहां तक ट्रांसफर करना, उसका अब हम पढ़ते हैं। ओके, तो स्पर्म बना कहां पर? यहां टेस्टिस में। टेस्टिस में से वो कहां गया? वास डेफरेंस में, ये पाइपलाइन में चला गया। ओके, तो ये पाइपलाइन में मतलब कैसे पता है ना? ऐसे सपोज यहाँ पे आ गया ना, हाँ, सपोज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो ये आगे जाएगा, ये प्रोड्यूस हुआ। अब ये स्पर्म आगे जाएगा। ओके, तो आगे जाएगा, उसे यहां से लेना है, लाइक दैट। समझ में आया? और वो आगे जाके फिर कहां चला जाएगा? ये वास डेफरेंस, ये पाइपलाइन में। समझ में आया? पहले प्रोड्यूस होगा टेस्टिस में, फिर वहां से कहां चला जाएगा? वास डेफरेंस में। ओके, चलो। So vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder। तो ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लेडर। ओके, तो ये यूरिनरी ब्लेडर है, वहां से ये पाइपलाइन आ रही है। देखो, तो यहां से जो पाइपलाइन आ रही है, ये वास डेफरेंस देखो, ये करके यूनाइट हो रहा है यहां पर। एक ही लाइन आ गई, यूरिनरी ब्लेडर और वास डेफरेंस एक ही लाइन आ गई। मतलब कि जो स्पर्म का रास्ता है वो और जो हम यूरिन करते हैं वो रास्ता है, वो दोनों एक ही है। द पाथ इज सेम। समझ में आ रहा है? क्योंकि वही दोनों मिल रहे हैं। ये मिले ना, देखो समझ में आया? मैंने सब रेड रेड कर दिया। यहां से ये स्पर्म आए और यहां से हमारा यूरिन आया सपोज, तो यहां मिल गए। डन? समझ में आ रहा है? सो प्रोड्यूस हुए टेस्टिस में, ट्रांसफर हुए वास डेफरेंस में, एंड वास डेफरेंस इज यूनाइट विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर से जो ट्यूब आता है, वास डेफरेंस भी वहीं पे यूनाइट कर देता है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। कहां गए? ये द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both sperms and urine। वही चीज जो मैंने अभी बताई कि ये जो पाइपलाइन है, अब ये पाइपलाइन ही है, ये पाइपलाइन को आगे हम क्या बोल देंगे? यूरेथ्रा। समझ में आया? ये पाइपलाइन को हम क्या बोल देंगे? यूरेथ्रा।
सो ये पाइपलाइन जो है यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज, मतलब पैसेज जो रास्ता है वो कॉमन है, स्पर्म भी वहीं से जाएगा और यूरिन भी वहीं से जाएगा। रास्ते की बात कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही दोनों जाएंगे, नो वैसा नहीं है, ओके, बट रास्ता वही है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो हाँ यहाँ है ना, तो ओके। अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस ग्लैंड, अब देखो ये पाथ है, ओके। अब देखो स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन स्पर्म तो ऐसे छोटे छोटे हैं, तो क्या ये इतना ज्यादा इनके पास वेलोसिटी है क्या कि ऐसे यहां से घूमते 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 ये पूरा है, चलो जा रहे हैं घूमने से जा रहे हैं, ओके। सो उनको मीडियम चाहिए, ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और कौन सा मीडियम से, लिक्विड मीडियम चाहिए, कि वो लिक्विड मीडियम में ऐसे बैठ गए, जैसे कि जस्ट लाइक छोटी बोट, पानी आ रहा है, जैसे मॉनसून पानी आ रहा है और हमने ऐसे पेपर की बोट बना के रख दी, अब वो बोट अपने हिसाब से फ्लो के अकॉर्डिंगली चली जाएगी, ओके, लाइक दैट। ये जो स्पर्म्स है उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तो ये मीडियम, ये लिक्विड कौन देता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो ये जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये लोग ये लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड एंड स्पर्म इकट्ठा जाते हैं साथ में, समझ में आया, तो वही हम आगे अभी देखने वाले हैं। देखो अलोंग द पाथ द वास्ट डिफरेंस एंड ग्लैंड्स लाइक दी, कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड में से भी वो लिक्विड निकलता है और सेमिनल वेसिकल्स में भी वो लिक्विड निकलता है, एड देयर सीक्रेशंस so that sperms are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। समझ में आया, ओके। क्या हुआ कि वास्ट डिफरेंस में से गया स्पर्म और वो यूनाइट हो गया, वो यूरिनरी ब्लैडर में से ट्यूब आ रही है, वो ये तो सिर्फ बताने के लिए कि एक ही पैसेज है, ओके, बट आगे क्या हो रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स में से भी सीक्रेशंस होगा जूसेस का, ओके, एंजाइम्स का, तो वो एंजाइम्स वो एक फ्लूइड, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्पर्म के लिए, और ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ये उसका वन फंक्शन, और दूसरा फंक्शन ये लिक्विड, ये सीक्रेशन और ये एंजाइम्स स्पर्म्स को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसको आगे जाना है, लंबा रास्ता है, तो भाई खाना पीना भी साथ में दे देते हैं, लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके। चलो हाँ, सो the sperms are tiny bodies, ये रहे, the sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material। तो भाई इसमें क्या क्या होगा, मेनली जीनेटिक मटेरियल होगा, कौन सा, DNA। तो मेनली स्पर्म में ही जीनेटिक मटेरियल है, देखो, ओके। तो स्पर्म में जीनेटिक मटेरियल, फिर बोलेंगे ना कि भाई हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, क्योंकि डीएनए आ गया तो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, तो स्पर्म्स में होता है डीएनए, okay, that is the genetic material and a long tail that helps to move towards the female germ cells। तो यहाँ पर जीनेटिक मटेरियल होता है ये गोले में, और ये जो टेल है वो टेल उसको हेल्प करती है जस्ट टू मूव, जैसे कि बहुत सारे पानी में हमने छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी है, तो मछली के पीछे कैसे वो ऐसे मूव करती है, तो जस्ट लाइक बर्ड्स के विंग्स होते हैं, तो विंग्स की हेल्प से वो लोग आगे जाते हैं और उड़ते हैं, लाइक दैट स्पर्म्स है वो उसकी टेल को ऐसे हिला हिला कर वो आगे मूव करते हैं, ओके। देखो कितना, मतलब ये सब कुछ होता है रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में, तब जाके चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही नहीं बोलते कि वो तो भगवान की देन है, ऐसे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है क्या, कुछ भी हमारे कंट्रोल में है इसमें, जस्ट इमेजिन कि भाई ये प्रोड्यूस होना, स्पर्म प्रोड्यूस होना सही क्वांटिटी में, ओके, टेस्टोस्टेरोन का रेगुलेट करना, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट ना करे तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, वो रेगुलेट करेगा, फिर वहां से जाएंगे, जाने के बाद सपोज न्यूट्रिशन कम मिला तो प्रोस्टेट ग्लैंड में से और सेमिनल वेसिकल्स में से न्यूट्रिशन कम मिला तो भी प्रॉब्लम, कितना माइन्यूट है सब कुछ, देखो तुम, ओके। हम ऐसे ही, मतलब जो एक्चुअल में पेरेंट्स बनते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना कि यार
पेरेंट बन गए, माँ बन गए, बाप बन गए, सो वो बोलते हैं कि गॉड ग्रेस, गॉड की ग्रेस की वजह से। क्यों? और कंट्रोल कितना बियॉन्ड है, ह्यूमन कंट्रोल के कितना बियॉन्ड है। कोई कंट्रोल कर सकता है क्या ये सब? सोचो तुम, प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस के बाद उसको सही तरीके से सही टाइम पे, अभी तो फीमेल पढ़ेंगे, देखो एग्जैक्ट टाइम पे वहां पहुंचना चाहिए, पहले चला गया बाद में चला गया स्पर्म, नॉट यूजफुल, थोड़ा भी यूजफुल नहीं, वेस्ट, इट इज अ वेस्ट। कितना वेस्ट? जो तुमने खाना खाया जिससे ब्लड बना, जिससे जो न्यूट्रिशन से स्पर्म बना, वो सारे का सारा खाना, सारा का सारा न्यूट्रिशन, सब कुछ वेस्ट हो गया, सब कुछ वेस्ट। इट्स नॉट दैट तुमने रिप्रोडक्शन किया और चाइल्ड कैरी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ उतना ही वेस्ट हुआ। नो, बहुत बड़ा वेस्ट है। जितना हमने खाना खाया, वो खाने से ही तो टेस्टोस्टेरोन, ये एंजाइम्स, स्पर्म्स, ये सब बनेगा। ओके, द फूड वी ईट। इसीलिए अभी तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए पेरेंट्स, जो हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कि पर्टिकुलरली 3 मंथ 6 मंथ बिफोर ही अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर देते हैं, जो चाइल्ड प्लान करते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर साइंस है। ओके, जो उस दिन बात की थी ना, एक होता है नामकरण संस्कार। ओके, एक होता है नामकरण संस्कार और लास्ट वाला होता है अंतिम संस्कार। तो बताया था ना कि पूरा हमारी लाइफ में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। ओके, तो पहला नामकरण संस्कार, फिर नाम चला गया वो अंतिम संस्कार, बीच में एक इम्पोर्टेंट होता है जिसको मैंने बताया था, कौन सा? लग्न संस्कार, मतलब लग्न विधि। लग्न के बाद, मैरिज के बाद और एक संस्कार होता है, दैट इज नोन एज गर्भ संस्कार। ओके, शायद तुमने वर्ड सुना होगा, गर्भ संस्कार। ये वर्ड संस्कृत का है और संस्कृत में ही है, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में भी वर्ड आ गया है क्योंकि वो लोग हमारा साइंस यूज कर रहे हैं। सोचो, अब इंग्लिश में भी वर्ड आ गया है। ओके, चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड फिलोसॉफी, इन्फेंट चाइल्ड फिलोसॉफी, ऐसा कुछ नाम है। ओके, व्हाटएवर, हमारे लिए तो यही सब कुछ है, मतलब गर्भ संस्कार। तो ये नॉलेज का वो लोग यूज कर रहे हैं। एंड मेरे पास बुक है, मैंने पढ़ी है। ओके, पूरी नहीं पढ़ी है, बट जितनी पढ़ी है उसमें इतनी गारंटी दी गई है कि तुम्हें जैसा चाहिए वैसा चाइल्ड तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। तुम्हें जैसा चाइल्ड चाहिए वैसा, जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चाहिए वो भी आ सकती है, और तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं चाहिए, यू डोंट वांट, क्योंकि खराब है, तुम्हें पता है। ओके, सो तुम ही ऐसे हो कि नहीं भाई मेरे जैसा तो नहीं होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है कि तुम्हारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, और जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स आए वो एग्जैक्ट हो सकता है। ये पूरा का पूरा साइंस है। ओके, एकदम माइन्यूट साइंस है। तो इसको, ये गर्भ संस्कार कैंपेन होते हैं, मतलब कोर्सेज होते हैं, 3 मंथ 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं। तो पेरेंट्स वो कोर्सेज पहले अटेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। देखो, बच्चे में चेंज कब आएगा? जब पेरेंट्स में चेंज है तो। ओके, और वो चेंज अगर पेरेंट्स में रहा तो ही बच्चे में भी रहेगा। तुम सोचोगे कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे, चाइल्ड प्रोड्यूशन के टाइम पे, चाइल्ड प्रोडक्शन मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तब तक ये कर रहे हैं, हम चेंज हो जाते हैं, फिर वापस अपनी पहले ही पुरानी लाइफस्टाइल में, हैबिट्स में आ जाएंगे। नो, उसके बाद तुमने पहले किया तो डीएनए थ्रू उसमें तो चला गया, अब बाहर का एनवायरनमेंट भी उतना ही अफेक्ट करता है। तो वो जो देखेगा कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं वैसा ही करेगा। तुम फोन यूज करोगे तो वो भी फोन ही यूज करेगा, तुम बुक पढ़ोगे तो वो जाके वो बुक पढ़ेगा। ओके, तुम मंत्र बोलोगे तो वो मंत्र बोलेगा, तुम गाना गाओगे तो वो गाना गाएगा। ओके, एग्जैक्ट ऑब्जर्व करता है, क्योंकि भले ही वो बोल नहीं सकता, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एट दैट एज, बट सब कुछ एब्जॉर्व करता है, वो उतना पावर है उसके अंदर। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, ये पूरा का पूरा साइंस है गर्भ संस्कार। ओके, इतना डिटेल है। तुमने शायद स्टोरीज तो सुनी होगी, जैसे अभिमन्यु की स्टोरी। ओके, कि जब अर्जुन बता रहे थे कि वो जो क्या, किस में जाना है अंदर, चक्रव्यूह। ओके, जो चक्रव्यूह है उसमें जाते कैसे है, तो वो चक्रव्यूह में जाने की स्टोरी बता रहे थे। ओके, तो वो सो गए। कौन सो गया? सुभद्रा। ओके, सुभद्रा जो कृष्ण जी की सिस्टर, बहन है, उनका मैरिज भी अर्जुन के साथ हुआ था, और अभिमन्यु उनका चाइल्ड है, द्रौपदी के साथ वाला चाइल्ड नहीं है। ओके, तो
जब स्टोरी बता रहे थे कि वो मतलब ऐसे प्रैक्टिस देख रहे थे कि ऐसे चक्रव्यूह, तो सुभद्रा जी आए और बोले क्या कर रहे हैं आप? बोले ये चक्रव्यूह की प्रैक्टिस। मुझे भी समझे, अरे नहीं समझ में आए, नहीं मुझे समझना है, लाइक दैट। बोले बैठो समझाता हूँ, तो समझाया, सब समझा रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड है समझाने में, ओके। और वो सुभद्रा जी आधा समझे और फिर सो गए, ओके। तो जब सो गए, अब देखा क्या रहे, तुम तो सो गए, तो फिर स्टोरी वहां पे पॉज रख दी और उसके बाद कभी वो स्टोरी को कंटिन्यू नहीं किया। तो अभिमन्यु जब बाहर आया, इतना बड़ा हुआ, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता उसने प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं कि बस ये नॉलेज मिल गया और फिर अंदर पहुंच गया चक्रव्यूह में, महाभारत में अंदर घुस गया, नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन उसने जो प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस में उसकी पावर, मतलब थोड़ी ही प्रैक्टिस में तो वो एकदम मतलब सुपरस्टार जैसा बन गया, ओके, सुपर पावर जैसा बन गया कि वो कोई रोक ही नहीं सकता उसको चक्रव्यूह में अंदर जाने के लिए, वैसा पावरफुल बन गया, क्योंकि पहले से नॉलेज गेन किया हुआ है, ओके, पहले से नॉलेज गेन किया हुआ है और वो अंदर पहुंच गया। लेकिन बाहर आने की भी प्रैक्टिस की होगी, बट बाहर आ नहीं सका, क्यों? क्योंकि वो नॉलेज उतने पहले से उसने गेन नहीं किया था, सो गए थे, इसलिए, ओके। बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड, वो बुक में जो बता रहा हूँ मैंने पढ़ी है, उसमें सारे एग्जाम्पल वाइज गिवन है। नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल्स है कि उनका इंटरव्यू लिया ना जब उनकी मदर की, तो अभी लास्ट ईयर ही या अभी थोड़े मंथ पहले ही डेथ हुई, तो वो बताया गया है कि उनका जब इंटरव्यू लिया गया था तो बोल रहे थे कि जब वो प्रेग्नेंट थे तो उनके फादर उनके सामने हमेशा रामायण महाभारत को चैंट करते थे, मतलब बोलते थे और वो सिर्फ सुनते थे, पढ़ते थे, सपोज पढ़ रहे हैं और वो बैठे बैठे और लेटे लेटे सुन रहे हैं, लाइक दैट, ओके। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स किस में है? महाभारत में है सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स। कितना पॉलिटिक्स है, और उसमें वो दो आसपास तो देखो, यहाँ एक तरफ शकुनी मामा और एक तरफ कृष्ण जी, कितना पॉलिटिक्स है, मतलब घुमा घुमा के इतना है कि हम सोच ना पाए, ओके। तो सोचो अब कैसा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ओके। सो बहुत इफेक्ट होता है, जैसा हम चाहे वैसा चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मच इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ज्यादा है। देखो पहले मैंने क्या बोला, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कंट्रोल, लेकिन कब? जब तुम्हारे पास नॉलेज ना हो, तब हमारे हाथ में एक्चुअली में कुछ भी नहीं। अगेन ये सब नॉलेज गेन कर लिया तो क्या कंट्रोल आ गया? नहीं, नॉट रियली। ऐसे नॉलेज गेन कर लिया तो कंट्रोल आ गया, ऐसा नहीं है, बट तुम वो डायरेक्शन में ट्राई तो कर सकते हो, ओके। वो डायरेक्शन में एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। देखो नॉलेज के बगैर ट्राई कर रहे हैं तो नॉलेज के साथ ट्राई करो, ओके, अच्छा हो जाए, लाइक दैट, ओके। तो नॉलेज तो गेन करना हमारे हाथ में है, फिर से गॉड ग्रेस तो चाहिए ही, नॉलेज के साथ और नॉलेज के विदाउट, गॉड ग्रेस तो चाहिए, ओके, लाइक दैट। चलो, तो ये समझ में आ गया, ओके। लास्ट में हमने क्या देखा कि ये जो स्पर्म आया है वो टाइनी पार्टिकल्स है, उसमें डीएनए है और उसकी जो टेल है वो हेल्प करती है उसको मूवमेंट करने के लिए। और मूवमेंट कहाँ तक करनी है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यहाँ अंदर तक ऐसे जाके ऐसे करके यहाँ तक पहुँचना है उसको, ओके। तो वहां तक फ्लो करने के लिए फ्लूइड मीडियम आया प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स में से, वो फ्लूइड मीडियम में स्पर्म मूव होता जा रहा है यहाँ पर। अंडरस्टूड? पक्का पता चल गया? डन? चलो तो फीमेल थी बात। ओके, सो नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। हमारी चैनल पे एक शॉर्ट है, ओके, वो एक प्रैक्टिकल शॉर्ट है, मतलब कि यूट्यूब शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जब बायोलॉजी आगे के लेवल पे, से कॉलेज लेवल पे और से पीएचडी लेवल पे जब तुम बायोलॉजी पढ़ो तो उसमें ऐसे मॉडल्स भी बनाए जाते हैं। मॉडल्स मतलब तुम हाथ में पकड़ सको, वैसे ये मॉडल्स, जैसे हम मैथ्स के मॉडल्स, केमिस्ट्री के मॉडल्स, फिजिक्स नहीं हाथ से पकड़ के प्रैक्टिस करते, वैसे ही ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी। सो मुझे एक मिला था तो मैंने अच्छे से रख कर वो अपनी चैनल पे शेयर किया है, आई विल शेयर टुडे इन द ग्रुप। तो वो आज तक का मतलब सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर हमारी चैनल पे हो तो वो शॉर्ट की वजह से ओके। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उसी शॉर्ट्स के हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली
ये तो आया इसलिए याद आया, इसलिए बता रहा हूँ. सो उसमें पर्टिकुलरली बताया गया है, ये सपोज ये फैलोपियन ट्यूब, तो तुम ऐसे टच कर सकते हो कि भाई ये फैलोपियन ट्यूब मॉडल. ओके, एक्चुअल में पता चलेगा कि अच्छा भाई है क्या. ओके, अदरवाइज हम ना हमारा और ना ही ऑपोजिट सेक्स का कभी भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एनालिस तो करने नहीं वाले, ऑब्जर्व तो करने नहीं वाले. ओके, मेजरली केस में हम अपनी बॉडी को बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं. नॉट ओनली से रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजरली केस में लोग अपनी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. सामने से लोग बताए तब पता चलता है, ए तेरे बाल ठीक कर, ए तेरे कान पे क्या लगा हुआ है, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है. लोग जब बताए तब पता चलता है, हम खुद इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते. करना चाहिए. ओके, अगर कर रहे हैं दैट इज गुड. चलो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर भी हम लेबलिंग समझ लेते हैं. तो इसको बोला जाता है, ये पाइपलाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक पाइपलाइन है जिसको बोला जाता है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. जनरली हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी है. ओके, तो ये जो पाइपलाइन है ये अच्छा ये दो साइड है. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, ओविडक्ट और से फैलोपियन ट्यूब. देन ये है ओवेरीज. ओके, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, दो ओवेरीज. जैसे टेस्टिस होती है, टेस्टिस भी 2 होती है नंबर. अगर टेस्टिस का नंबर, अगर ये तो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, टेस्टिस का नंबर कितना होता है, 2. 2 टेस्टिस होती है. स्क्रोटम एक ही होता है. फिर हम बोलेंगे कहाँ है 2 टेस्टिस, एक ही है. नहीं, एक ही नहीं है, स्क्रोटम एक है. मतलब जो बैग है, जो बैग के अंदर वो जो टेस्टिस है वो तो 2 है, लेकिन बैग तो एक है ना. तो हमें अंदर का थोड़ी दिखेगा भाई. ओके, इसके अंदर कितनी हड्डियां है थोड़ी दिखेगी, एक ही दिखेगा ना, लाइक दैट. तो स्क्रोटम वैसे दिखेगा बाहर से एक, लेकिन उसके अंदर टेस्टिस कितनी है, 2. ओके, वैसे ही यहाँ पर ये तो एक भी नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि मेल का जो टेस्टिस वाला पार्ट है वो तो बॉडी के आउटसाइड में है, फीमेल का बॉडी के इनसाइड में ही है. क्यों? क्योंकि वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर सही नहीं था. यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर पे भी एग प्रोड्यूस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लोग सर्वाइव कर सकते हैं एग स्पर्म्स क्या 37 डिग्री पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो सकते. हाँ, यस, करेक्ट. क्यों सर्वाइव का क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि जाने वाले हैं ना यहाँ पर. तो ये बॉडी का टेम्परेचर भी तो कितना है, 37 डिग्री ही है. ओके, तो यस सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, सर्वाइव कर सकते हैं, बट एक दिन के लिए, ज्यादा नहीं, ओनली 1 डे. ओके, चलो. सो ओवेरी, तो मतलब टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, वैसे ओवेरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, एक्चुअल में जब गर्ल का बर्थ होता है वही टाइम पर, एट दैट टाइम दोनों ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं. बर्थ होता है तब. देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होता है. ओके, और बर्थ 12, 13, 14 साल लग गए. एग पहले से है, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे एग बनना शुरू होता है. जनरली हमें ऐसा, पढ़ाई से पहले हमें ऐसा ही हमें नॉलेज होता है. ओके, कि उस टाइम पे सपोज एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया. नहीं, एग्स है, बर्थ के टाइम से ही एग्स है, लेकिन एग मैच्योर उस टाइम पे होते हैं. सोचो एक एग को मैच्योर होने के लिए 12, 13, 14 ईयर्स लगते हैं. जस्ट इमेजिन. ओके, जैसे कि आम हो गया, मैंगो हो गया, 12 ईयर्स, लाइक दैट. सोचो. ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. देखो इतना टाइम सेफ रहना अच्छे से. सो ओवेरी, देन यूटेरस, दिस इज यूटेरस, एंड उसके आगे का पार्ट सर्विक्स, एंड लास्टली वजाइना. ओके, जो बाहर से विजिबल, ये सब कुछ अंदर होता है, सब कुछ बॉडी के अंदर होता है. ओके, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर से ओनली पेनिस एंड टेस्टिस आर विजिबल, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओनली वजाइना इज विजिबल, अदरवाइज सब कुछ बॉडी के अंदर होता है. एंड दिस पोर्शन इज देयर ना, ये बड़ा सा पोर्शन, ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है, वहीं पे चाइल्ड का ग्रोथ होता है. प्रेगनेंसी वहीं पर रहती है, बच्चा वहीं पे बड़ा होता है. एंड दैट पोर्शन इज जस्ट अबव, जस्ट बिलो आवर स्टमक. ओके, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं यहाँ से पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे यहाँ से पेट ज्यादा बढ़ेगा. समझ में आ रहा है?
ओके, ये सब क्यों है, उसका लॉजिक है, मतलब ऐसे ही नहीं। ओके कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके चलो, हाँ तो ये लेबलिंग हो गया। क्या क्या है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वो कहाँ ज्वाइन हो रही थी, हमारी ओवरीज में। ओके, जहां पे प्रोड्यूस होगा। ओवरीज के बाद हमारा क्या है, यूटेरस, वो आगे जाके सर्विक्स एंड उसके आगे वजाइना। डन। ओके चलो तो पढ़ते हैं। The female germ cells or eggs are made in the ovaries. Ovaries में बनेंगे। They are also responsible for the production of some hormones. इसमें भी hormones बनेंगे। कहाँ पर, ओवरीज में। Not only eggs बनेंगे, hormones भी बनेंगे। ये hormones कब काम आएंगे, ये तो यहाँ से जा रहा है, देखो सपोज यहाँ पे एग बन गया और ये एग का पाथ कौन सा है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब। ओके, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये ऐसे सीधे यहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये एरिया को। तो होता क्या जाएगा, ये एरिया जो है उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड एंड एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा। अभी बोला ना कि हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो एंजाइम्स हार्मोन्स भी बनाते हैं और इस ये एरिया को देंगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे चाइल्ड का ग्रोथ होने वाला है, तो उसको ब्लड चाहिए, उसको एंजाइम्स चाहिए, हार्मोनल जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब यहाँ प्रोड्यूस होके डायरेक्टली मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ये एक ही जगह है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द वे। ओके चलो, लुक एट द फिगर। ओके, देन आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs, जैसे हमने अभी बात की। ओके, On reaching puberty, some of these start maturing. तो ये जो puberty वाला टाइम पीरियड है, तब धीरे धीरे, देखो ऐसा नहीं कि एक साथ सारे के सारे मैच्योर हो गए ना, ऐसा होता तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाइल्ड प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, ऐसा थोड़ी है कि फिर सिर्फ 20, 25, 30, 35 तक ही चाइल्ड प्रोड्यूस, नो, जब तक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ओके, मतलब से किसी को 50 इयर्स की एज में भी सपोज मदर बनना हो, ओके, तो एग आएगा तब तो स्पर्म के साथ मीट करेगा। ओके, तो एक साथ मैच्योर नहीं होते, धीरे धीरे करके 1 by 1 मैच्योर होते हैं। ओके, ऑन रीचिंग पबर्टी, 1 by 1 मतलब ऐसा नहीं कि एट अ टाइम 1 ही मैच्योर होता है। 1 by 1 मतलब से ग्रेजुअली मैच्योर होंगे, वैसा कहने का मीनिंग है। एक साथ 1, 2, 3, 4 कितने भी मैच्योर हो सकते हैं। ओके, on reaching puberty, okay, one egg is produced every month by one of the ovaries. हर महीने एक एग बनेगा। ओके, कहाँ से बनेगा, नॉट पता नहीं कहाँ से बनेगा, या तो ये राइट वाली ओवरीज या तो लेफ्ट वाली ओवरीज में बनेगा, मैच्योर होगा इन द सेंस। देखो कैलकुलेशन देखो कितना एग्जैक्ट, एक एग एक ओवरी में से दूसरी ओवरी में से दूसरा एग, कितना, मतलब सोचो एक साथ अगर 100 में यहाँ से मैच्योर हो गए, 100 यहाँ से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी। ओके, एक साथ हम ज़्यादा खाना खा ले या फिर एक साथ पूरी बॉडी का जितना भी वेस्टेज है एक बार में हम सब पूरा का पूरा सपोज पानी जितना है सारा का सारा यूरिनेट कर दे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी। डिहाइड्रेशन नहीं बोलते, सारा पानी एक बार से निकल गया, जिसको सपोज वो डायरिया हो जाए, ओके, बार बार टॉयलेट जाना पड़े, लेटरिन करने जाना पड़े, तो उनकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पानी पीना बंद मत करना है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें डायरिया हो गया है, तुम जाओगे तो वाटर वहाँ पे भी चला जाएगा, यूरिनेट में भी जा रहा है, पसीना भी हो रहा है, तो वाटर कंटेंट ही नहीं रह रहा है फिर बॉडी में। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. तो यहाँ पर एग प्रोड्यूस हुआ और ये ओविडक्ट थ्रू जा रहा है, ये इसको वुम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुम्ब, मदर का वुम्ब ऐसे बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एग आ रहा है और ये रूट थ्रू जा रहा है, फैलोपियन रूट थ्रू जा रहा है। ओके, the two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. तो दोनों ओविडक्ट, दोनों फैलोपियन ट्यूब एक इलास्टिक बैग, इलास्टिक क्यों बोला है, क्योंकि वो बड़ा छोटा हो सकता है। जब चाइल्ड प्रोड्यूस होगा तो फिर साइज बढ़ेगी तो वो बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए इलास्टिक वर्ड गिवन है। सो इलास्टिक बैग के जैसे है, ओके, जिसको यूटेरस बोलते हैं। द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो यूटेरस के बाद ओपन जहां होता है वो क्या है, सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद क्या है, वजाइना, लाइक दैट।
डन। ये सब हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहां से क्या हुआ वो नहीं। अभी तो हमने सिर्फ इतना देखा, एग प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी में और वो जा रहा है फैलोपियन ट्यूब थ्रू जा रहा है, इतना हमने देखा। ओके चलो, दिस स्पर्म्स, अब आ गया है प्रोसीजर की ये फ्यूजन कैसे होगा। The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ओके, सो से यूरेथ्रा थ्रू यहाँ से स्पर्म निकला एंड वजाइना थ्रू यहाँ से स्पर्म एंटर हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, यूरेथ्रा थ्रू टेस्टिस में प्रोड्यूस हुआ, देखो ये पूरा यहाँ पे ही पता चल जाएगा। टेस्टिस में प्रोड्यूस हुआ, वास्ट डेफरेंस में गया, वास्ट डेफरेंस तो आ रहा है, थोड़ा लिक्विड भी यहाँ से एंटर हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स से एंजाइम भी रिलीज हो गए, यूरेथ्रा से वो जा रहा है और स्पर्म चला गया लिक्विड के साथ यहाँ पर बाहर निकल गया पेनिस में से और फिर जा रहा है वजाइना में से, और वजाइना थ्रू जा रहा है डायरेक्टली अंदर इन द सेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डन, ये पूरा पाथ हो गया। ओके, they travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg। तो वो may लिखा है, देखो may क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, where they may encounter the egg मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और उस टाइम पे फैलोपियन ट्यूब में एग है ही नहीं, वेस्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेस्ट हो गया। ओके, सो मे एनकाउंटर दी एग, मे, ओके, कि भाई एग आ रहा है और फैलोपियन ट्यूब में है तो वो उसको एनकाउंटर करेगा, मतलब फ्यूज करेगा, लाइक दैट। द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज कॉल्ड जाइगोट, याद रखना, जो फर्टिलाइज्ड एग मतलब स्पर्म्स और एग मिल गए, तो स्पर्म और एग मिल गए, ये फ्यूजन को, ये इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड हो गया है, पहले सिर्फ एग था, अब फर्टिलाइज्ड एग विच इज कॉल्ड जाइगोट starts dividing and form a ball of cells और से एम्ब्रियो। तो वो अब जैसे ही फ्यूजन हुआ अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे वॉल ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। ओके, पहले जाइगोट के बाद क्या, एम्ब्रियो, सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रियो। The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become foetus। देखो तो क्या है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेड मतलब देखो एग आया यहाँ पे था फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म आया यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ भी जाएगा। कई स्पर्म तो भाई मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में होते हैं, कितने, मिलियंस ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो इतने ज्यादा स्पर्म होते हैं तो वो तो, और फर्टिलाइजेशन के लिए कितने नेसेसरी है, ओनली वन। ओके, तो यहाँ पे एग है तो यहाँ पे आए, थोड़ी ये साइड गए तो ये साइड गए, वो तो वेस्ट क्योंकि यहाँ पे अभी था ही नहीं एग, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे गए, ये साइड भी सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहला होगा वो जाके ये एग को फ्यूज कर देगा और उसने जैसे ही फ्यूज किया ना वो कवरिंग बंद हो जाती है। जैसे ही फ्यूज किया तो वो एग की कवरिंग बंद हो जाती है, अब दूसरा नहीं घुस सकता वो एग के अंदर। फ्यूजन, दो स्पर्म से एक एग का फ्यूजन नहीं हो सकता। जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पर स्पर्म ने एग को टच भी किया तो वो अंदर फ्यूज हो गया और एक कवरिंग, एक बॉल टाइप एक कवरिंग बन गई। वो कवरिंग ऐसी है कि कोई और स्पर्म उसको क्लोज और उसको ओवर पावर कर ही नहीं सकता, वो बंद हो गया, अब वो जा ही नहीं सकते। वो ट्राई करते रहेंगे एंड देन लास्टली दे विल अगेन, वो सबका क्या हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, वो फिर से यूरिन थ्रू बाहर निकल जाएंगे सारे, उन सबका अब कुछ नहीं हुआ, यूरिन थ्रू बाहर निकल जाएंगे। डन, ओके। हाँ, तो अब फ्यूजन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे अब, जाइगोट हो गया, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, अब सेल डिवीजन होने के बाद अब उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो जा रहा है कहां पर, यूटेरस में। एम्ब्रियो गया कहां पर, यूटेरस में, और यूटेरस में अब उसको ग्रोथ में वो ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे। ओके, तो अब वो क्या हो गया, फोइटस, उसको क्या बोलेंगे, फोइटस मतलब अब धीरे धीरे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये समझो ये क्या है। ओके, सबसे पहले है एग एंड स्पर्म,
फर्टिलाइज हो गए, सो से जाइगोट। फिर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर मतलब नॉट एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, एग जहाँ पर होगा, एग यहाँ पर हुआ, स्पर्म वहां के एनकाउंटर कर लेगा, एग यहाँ पर होगा वहां के एंटर कर लेगा। अगर गलती से एग तो यहाँ से निकल के यही डायरेक्शन में भाई कुछ नहीं हुआ तो निकल जाएगा, ओके। तो एग सपोज यहाँ है, स्पर्म आके यहाँ पे ही डायरेक्टली एनकाउंटर कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है। एक ही हाँ, जनरली 99.99% केस में एग हर मंथ एक ही रिलीज होता है, हर मंथ एक ही एग रिलीज होता है, ओके। 99.99% केस में ये 0.01 है ना, दैट इज ट्विंस, कि दो एग आए और दोनों फर्टिलाइज हो गए, दैट इज ट्विंस। इसीलिए बोलते हैं कि गॉड ग्रेस, लेकिन गॉड ग्रेस के बाद भी अभी तो छप्पड़ फाड़ के ग्रेस मिला है, तब जाके ट्विंस मिलते हैं। सर एक एग पे एक ही एग होता है? हाँ, इसीलिए बोला 99.99% ओनली वन एग, ओनली वन एग। लेकिन ये 0.01 केस कि दो एग और स्पर्म तो है ही, फर्टिलाइज हो गए और ट्विंस। ट्विंस का भी साइंस समझने लायक है। एक ऐसे ट्विंस होता है, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, ओके, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये कौन से हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि दो अलग एग थे और दो अलग स्पर्म थे। एक होता है जब फ्यूजन हो गया ना, तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, तभी उसने एम्ब्रियो, जो हमारा सेल डिवीजन हुआ, जाइगोट हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के टाइम पे भी दो एम्ब्रियो हो गए, दो एम्ब्रियो हो गए। अब ये दोनों ग्रोथ कर रहे हैं, ये भी ट्विंस है, ओके। बट ये एक में से दो हुए, एक स्पर्म एक एग फ्यूज हो गए, अब एम्ब्रियो बन गया। लेकिन एम्ब्रियो, जाइगोट में से एम्ब्रियो एक बनना चाहिए था, अब सेल डिवीजन ऐसे हुआ, ये बस इसके बाद का साइंस हमें, मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं पता, कि सेल डिवीजन ऐसे हुआ कि एक एम्ब्रियो की जगह दो एम्ब्रियो, अब दोनों एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है अंदर। सो दीज आर आइडेंटिकल ट्विंस। ये तो और भी एक्सेप्शनल केस है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस तो होते रहते हैं, बट क्यों? क्योंकि सपोज दो एग आ गए और दो स्पर्म निकल गए, ओके, दो स्पर्म ने से फर्टिलाइजेशन कर दिया, बट एक और उसका डिवाइड होना, और डिवाइड होके भी सही ग्रोथ होना, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, सही ग्रोथ होना। नहीं तो ट्विंस तो होंगे लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो दोनों का सही, अब ये आइडेंटिकल ट्विंस है, क्योंकि एक ही स्पर्म और एक ही एग में से ये बने हुए हैं, तो उनका बाहर से भी सेम, अंदर का बिहेवियर पैटर्न सेम नहीं हो सकती, बट जो भी हमें दिखता है, बाल, आंख, कान, ये पूरी की पूरी बॉडी एंड थोड़ी बहुत बिहेवियरल पैटर्न, ओके, वो क्या हो जाएगी? सेम, थोड़ी बहुत, ओके। देखो, बिहेवियरल पैटर्न पे बहुत ज्यादा चीजें काम करती है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले हमारी पास्ट लाइफ, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, ओके। सबसे पहले आता है हमारे पास्ट लाइफ, तो वो एक डेटा आ गया, डेटा समझ लो या संस्कार समझ लो। तो पास्ट लाइफ के संस्कार और डेटा, पेरेंट्स डीएनए थ्रू मिलते हैं, वो डेटा, वो संस्कार। उसके बाद जब ग्रो हो रहा है चाइल्ड यूटेरस में, उस टाइम पे मदर क्या कर रही है, दैट इज ऑल्सो, जैसे अभिमन्यु वाला बताया, ओके। इसीलिए देखना, जहाँ पे भी प्रेग्नेंट वुमेन हो तो उनके घर में भगवान की, लाल जी की, कृष्ण जी की फोटो लगी हुई थी, वो भी छोटे वाले लाल जी, इसलिए बोला लाल जी, ओके। बड़े वाले वासुदेव कृष्ण नहीं, जो महाभारत में गीता ज्ञान देते हैं, उनका नहीं, छोटे वाले लाल जी का फोटो होता है, और छोटे छोटे बच्चों के, बेबीज के फोटोज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने वही रहे, मदर के सामने हमेशा ये सब तुम लोगों को अभी नहीं तो 15 साल बाद भी काम आएगा। और ये लिख कर ले लो कि उस टाइम पर तुम याद करना, या फिर एटलीस्ट मुझे कॉल करना और व्हाटएवर, लेकिन तुम भूल जाओगे, और नहीं भूलो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो टाइम पे, आज से 10 इयर्स के बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई होगी कि ये साइंस के बारे में जितना अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, उतना भी किसी को नहीं पता होगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई होगी, और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई मतलब अभी तुम कृष्ण जी, लाल जी और ऐसे बेबीज के फोटो नहीं देख रहे हो, अभी तुम वेब सीरीज देख रहे हो,
और तब चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक के बाद एक के बाद एक वेब सीरीज देख रहे हो। अब कैसी वेब सीरीज देख रहे हो टीवी में, वैसा ही फिर आएगा फिर राक्षस असुर। ओके सो क्योंकि जनरेशन वैसे आगे बढ़ रही है, अभी तुम भी फिर तुम लगाओ, फिर रामायण लगाओ, महाभारत लगाओ, सो वेल एंड गुड, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हें तो साइंस पता है और तुम्हारे पेरेंट्स तो बोलेंगे तुम्हें कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम उस टाइम पे उतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा नहीं नहीं मुझे पता है वही सही है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुराने टाइप की बातें बंद करो। अगर ये वर्ड्स हो गए तो समझ लो कि ये साइंस तुमने जो अभी तुमको मिल गया है वो साइंस उसका यूज नहीं हुआ। अगर तुम्हारे वर्ड्स ऐसे हो गए, ओके वी प्रे के ना हो, बट अगर ऐसा हो गया तो फिर ये साइंस जो तुम्हें अभी मिल गया है उसका यूज होगा नहीं। जैसे लाइफ साइकिल्स और लाइफ प्रोसेसेस, फिर न्यूट्रिशन, वो सब के बारे में हमने पढ़ा, फूड के बारे में हमें पढ़ा। अब भी हम ऐसे जंक फूड खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं और हमें कोई डिजीज हो रहा है जो मेनली हमारी डाइट की वजह से है। तो बेवकूफ कौन? हम। हमें पता था फिर भी, जैसे कि स्मोकिंग के पैकेट, सिगार के पैकेट पे लिखा हुआ आता है, ड्रॉ किया हुआ आता है, लिखा हुआ तो पहले की बात है, ड्रॉ किया हुआ आता है कि भाई कैंसर होगा तो ऐसे गला फट जाएगा, ओके, बट फिर भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ओके लगाओ फिर, ओके। सो दैट इज द थिंग कि कितना तुम कॉन्शियस रह रहे हो। इट इज ऑल अबाउट द कॉन्शियसनेस, तुम कितना कॉन्शियस हो, ओके। बनाने वाले तो बना लिया और बेचने वाले ने बेच लिया और पैसे भी अर्न कर लिए, ओके, बट अब तुम कॉन्शियस हो। लोग तो सब कुछ बेचेंगे भाई, सिगारेट बेच रहे हैं, चाइनीज बेच रहे हैं, जंक फूड बेच रहे हैं और अच्छी चीजें भी बेच रहे हैं। टेबल पे सारे टाइप का खाना पड़ा होगा और कोई लिविंग भी होगा, लिविंग क्रिएचर, ले खाना हो तो खाओ, तो भाई वो तो तुम्हारे ऊपर है, नहीं खाना भाई, ओके। हाँ ये तो इंडिया की बात है, बाहर देखो चाइना में लिविंग क्रिएचर खाते हैं, ऐसे ऐसे वर्म्स ऐसे खेल रहे हैं, बाउल में वर्म्स ऐसे खेल रहे हैं, उसको ऐसे नूडल्स की तरह पकड़ के खाते हैं। ओके तो सोचो अगर हम जैसे वेस्टर्न कल्चर से तो इन्फ्लुएंस हो ही गए हैं, ओके, तो ये सब कल्चर से भी जैसे वेस्टर्न जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, उनके जैसी लाइफस्टाइल हमने बना के रख दी है, तो अगर वो सब अगर हम कॉपी करने लगे और अगर ऐसा भी उल्टा सीधा कॉपी कर लिया तो उल्टा होगा फिर। तो याद रखना ये सारा साइंस, इट इज साइंस, और ये तो ऐसा समझो कि सिर्फ 1% मैंने तुम्हें साथ शेयर किया है, इट इज वेरी 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 वास्ट साइंस। तो ये साइंस पता चल गया तो उसका यूज करो, ओके। तो उसका यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जैसा चाहे वैसा चाइल्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। चलो सो सर हाँ बताओ। क्वेश्चन था, हाँ। मतलब अगर एक मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है, तो जैसे रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हुई और फर्टिलाइज्ड एग हो गया, तो फिर वापस एक मंथ बाद दूसरा एग आएगा ऐसा? मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके। मतलब कि जैसे कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एम्ब्रियो अब ग्रो हो रहा है ना, तो बनेगा ही नहीं। मतलब क्यों? क्योंकि बॉडी को भी देखो ये पता चल जाता है, दैट मैसेज रीचेस टू द बॉडी, ओके, पता चल जाता है। इसीलिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन गर्ल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है दैट विल बी स्टॉप, ओके। और ये एक साइन है, दिस इज वन साइन कि इफ यू मिस द साइकिल, ओके, मतलब से दैट साइकिल यू मिस, ओके, दैट मे चांस दैट यू आर प्रेग्नेंट, लाइक दैट, ओके। मतलब ऐसे ही जनरली तुम डॉक्टर के पास जाओ, मतलब जो कपल डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले अगर ऐसा बोले कि भाई इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला पूछेंगे कि भाई लास्ट साइकिल कब थी, अभी कब है, अभी नहीं हुआ है, मे बी यू आर प्रेग्नेंट, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करो। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसी की वजह से अब एग आया नहीं है, ओके। सो दैट इज अ साइन, ये एक साइन है। इफ यू मिस इट, तो ये एक खुशी की भी बात है। जनरली जो बहू, मतलब क्या, डॉटर इन लॉ, ओके, उनको अपनी सास जनरली पूछती है, ओके, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को जनरली पूछती है
कि अच्छा योर साइकिल इज कंटिन्यू लाइक दैट। और जिस टाइम अगर मदर ने पूछा और बेटी ने बता दिया कि दिस टाइम माई साइकिल हैज़ नॉट कम, तो एक खुशी की बात है, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो गया है। दैट मीन्स भाई आप नानी बनेंगे, नाना बनेंगे, एंड से हम पेरेंट बनेंगे, लाइक दैट। सो इट इज अ साइन। ओके, मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि जैसे अगर वापस हुआ 1 महीने बाद, नहीं होगा ना, अगर मतलब हो गया इमेजिन, अरे बट नहीं होगा, होगा ही कैसे? मतलब ऐसा हो गया तो हो गया तो अरे लेकिन समझो कि एक फर्टिलाइज हो गया है। नाउ सोचो, एक अगर फर्टिलाइज हो गया है, तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर सकते। हाँ सर वो समझा मैं, पर मैं ऐसा इमेजिन करने बोल रहा हूँ, मतलब चलो। हो गया, ऐसा हो गया ओके, तो वापस रिप्रोडक्शन प्रोसेस करके तो मतलब क्या क्या क्या? वापस रिप्रोडक्शन प्रोसेस करके 2 चाइल्ड प्रोड्यूस कर दे, ऐसा हो सकता है? हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ कि ऐसा समझो, वही क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे घुमा के कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, अब तुम डॉक्टर ही बोल देगा कि भाई 5 मंथ नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, डॉक्टर ही बोल देगा कि तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं सकते, तो दूसरा चाइल्ड की बात ही कहाँ आई? भले ही एग आ गया, फर्टिलाइज तो होगा ही नहीं ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज कैसे होने वाला है? समझ गए? ओके, अगर हुआ, अगर करने की ट्राई की, वो पहले वाला फर्टिलाइजेशन है, दैट इज ऑल्सो एट रिस्क, यू विल लूज बोथ। मतलब नया तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं, लेकिन पुराना जो फर्टिलाइजेशन हो गया है वो भी मैक्सिमम केस में, अगर जिसको नहीं पता हो, वैसे भी आई डोंट थिंक कि कोई होगा, ओके, बट अगर ऐसा हुआ तो इसी को बोलते हैं मिसकैरेज। इसी को क्या बोलते हैं? मिसकैरेज। मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो रहा था, एम्ब्रियो अब ग्रो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ रिप्रोडक्शन एक्टिविटी से मिसकैरेज हो सकता है। मतलब तुम बहुत ज्यादा दौड़े भागे और ये सब किया तो भी मिसकैरेज हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो कि भाई पहले पता चल गया कि भाई प्रेगनेंसी है, तो एकदम शांत, चलने के वेट कुछ भी नहीं, ओके भाई तू बैठ, तुझे काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो अगेन, भागम भागी वाला नहीं करना है। वॉकिंग तो तुम डिलीवरी हो ना तब तक करना है, वॉकिंग जब तक 9 मंथ डिलीवरी हो जाए ना तब तक वॉकिंग करना है, नहीं तो बॉडी फैट और वो सब इतना हो जाएगा कि वो सब नेगेटिव इफेक्ट डालेगा वो चाइल्ड पे। ओके, तो अपनी भी हेल्थ को देखना है, लेकिन भागम भाग नहीं करनी है जिससे मिसकैरेज हो जाए। वो डॉक्टर बताता ये है कि भाई तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी है, तुम्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तुम्हें साइकिल नहीं चलानी है, सब कुछ बता देगा, तो उतनी एक्टिविटी नहीं करनी है। अंडरस्टूड? ओके, चलो। एम्ब्रियो द लाइनिंग थिकन्स। हाँ, तो क्या है कि सीन सेक्शंस नहीं, ये भी नहीं, यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू। यस, वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी, ये कितना टाइम हुआ है? 18 मतलब 6 ना? हाँ तो है टाइम। ओके, तो we have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. तो देखो क्या हो रहा है, यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है हर मंथ, एवरी मंथ यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ से भी न्यूट्रिशंस मिलेगा, ब्लड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो ये यूटेरस बड़ा होता जाएगा, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फर्टिलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ हो, प्रिपेयर कर रहा है वो, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि स्पर्म आने वाला है या नहीं आने वाला। फिर अचानक से आ जाए तो फिर ऐसा थोड़ी अब कहाँ से प्रिपरेशन करें। ओके, अचानक से पानी आ गया तो देखो सबके घरों में पानी चला गया। ओके, ये बहुत अचानक, ये बार बहुत अचानक से है। बोला था 35 फीट और आ गया 42 फीट। ओके, तो सबके घर के अंदर घुस गए। चलो वो अलग है, वापस नहीं तो वहां चले जाएंगे। बट कहने का मीनिंग ये है कि बोला, उसको नहीं पता है कि स्पर्म आने वाला है नहीं, वो हर बार प्रिपेयर करेगा, तो ये वॉल जो है यूटेरस की वो थिकन होगी, उसको ब्लड सप्लाई मिलेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म नहीं आया, तो ये एग तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो वॉल थिकन हो गई है वो एग तो यूरिन थ्रू निकल जाएगा,
लेकिन ये जो यूटेरस की वॉल थिकन हो गई है ब्लड एंड ऑल न्यूट्रिशन और ब्लड से, अब उसका तो कोई काम ही नहीं, स्पर्म तो आया नहीं। तो अब फिर से अभी उसको पता चल गया कि भाई एग तो चला गया और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो अब ये जो वॉल है ऑटोमेटिकली वापस थिकन हो गई थी, अब वापस थिन होने लगेगी। तो ये जो न्यूट्रिशन और जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वो भी बहता जाएगा, निकलता जाएगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉट दैट रिलीज ऑफ एग के रिलीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं बोलते, लेकिन एग रिलीज हुआ और फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो हमारा यूटेरस है उसने अपने आप को प्रिपेयर किया टू टेक दैट एम्ब्रियो एंड टू ग्रो इट, लेकिन हुआ ही नहीं। तो ये जो प्रिपरेशन है सारी की सारी वेस्ट गई। तो अब सारा ब्लड न्यूट्रिशन सब कुछ वापस सर्विक्स एंड वजाइना थ्रू बाहर निकलता जाएगा, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अंडरस्टूड? वो आगे आने वाला है, मैंने अभी बता दिया। डन? ओके। Prepared self every month. Okay. So mother's body कहाँ गया? We have seen. Hence the uterus prepared itself. Okay. The lining thickens and it richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. Okay, तो लाइनिंग थिकन होगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो एम्ब्रियो है उसका ग्रोथ के लिए वो नेसेसरी है, उसको अंडरटेक, उसको पकड़ने के लिए भी। नहीं तो अभी जैसी यूटेरस है फीमेल की बिफोर द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी भी अगर सेम यूटेरस है, मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि वो तब थिकन वॉल थोड़ी है, तो चली जाएगा एग एंड एम्ब्रियो पूरा फर्टिलाइज हो गया है, वो जाइगोट ही चला जाएगा। समझ में आया? इसीलिए प्रिपेयर हो रहा है पहले से। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. तो देखो अभी एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं मदर्स की ब्लड में से। कहां से? मदर्स का जो ब्लड है उसमें से उसको नरिशमेंट मिल रहा है एक टिश्यू से। वो टिश्यू का नाम क्या है? प्लेसेंटा। ओके, तो वो टिश्यू, ये जो प्लेसेंटा है वो एक्चुअली ये जो हमारा यूटेरस है उसके ऊपर होता है, एंड इट इज ऑफ डिस्क शेप लाइक दिस, हेमिस्फेरिकल। ओके, चलो आगे देखते हैं। वो फिगर यहाँ पे नहीं गिवन है, बट जो मैंने बताया कि इट इज ऑफ से डिस्क स्पेस, हाफ डिस्क, मतलब जैसे वो सॉसर होता है वैसे उल्टा। ओके, यूरेटस के ऊपर। ओके, so this is a disc, देखो this is a disc which embedded in the uterine wall, तो उसी के ऊपर होता है ये डिस्क। It contains villi on the embryo side of the tissues, तो जो एम्ब्रियो साइड है वहां पे क्या होती है? विली होती है। ये विली कहाँ आई थी? पहले भी विली आई थी ना? नहीं, एम्ब्रियो, हाँ, विलाई विली कहाँ आई थी? यस, ओके। तो जो खाना है डाइजेस्ट हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम एंजाइम्स और जूस वाला पार्टिकल बन गया, अब उसको ब्लड में डालना है। तो ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से ऐसे बस जूस बन के ब्लड में चला गया। नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने डस्टर का एग्जांपल दिया था उस टाइम पे भी, अभी भी दे रहा हूँ। ओके, ये ऐसी ही, ओके, ये ऐसा समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर, ये मेरा हाथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसकी सरफेस पे ये विली है। तो सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो मेरा हाथ है दैट इज माई से पाइपलाइन जहां पे ब्लड घूम रहा है। ओके, वेन। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर ब्लड है और बाहर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे पूरा डाइजेशन हो गया, विली यहाँ से एब्सॉर्ब करेगी और अंदर दे देगी ब्लड में, तो ये पूरा का पूरा ब्लड में चला गया न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पर ये जो ये है, ये जो हमारा यूटेरस है वहां पर ऐसे डिस्क होती है, ऐसे किया हुआ है, दिखाई नहीं देगा, ऐसे हेमिस्फेयर। हाँ, यही, ये जो है वो, ये बस यही है। तो ये जो है ये है विली। ओके, तो होगा क्या कि यहां से एब्जॉर्प्शन होगा और सबका सब ट्रांसफर कहां हो जाएगा? एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो वही चीज पढ़ रहे हैं कि ये देखो, याद रखना विली कौन सी साइड है? एम्ब्रियो साइड है,
मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये यूटेरस है और एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर है, तो विली ऐसे है, उसके साइड एम्ब्रियो साइड विली है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मदर के अंदर कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके चलो, हाँ, on the mother side are blood spaces which surround the villi. Okay, तो on the mother sides blood spaces है, okay, mother side मतलब अंदर, okay, which surround the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. तो ये डिस्क, ये प्लेसेंटा थ्रू ही ब्लड एंड ऑक्सीजन जाता है एम्ब्रियो को। ये प्लेसेंटा है, उसके थ्रू ही यहाँ पे ऐसा समझो मदर का ब्लड है, मदर ऑक्सीजन, ये सब का सब आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, विली थ्रू एम्ब्रियो। विली कहाँ पर है, प्लेसेंटा में, मतलब प्लेसेंटा के साइड में ही यहाँ पर विली है, वो हेमिस्फीयर का वो प्लेसेंटा, वो ही प्लेसेंटा है। यस, ओके, और प्लेसेंटा है वहीं पर, प्लेसेंटा पे ही, मतलब ऐसा समझो ये प्लेसेंटा है और उसके नीचे ऐसे विली लगी हुई है, समझ गए? ओके, सो villi side only. Okay, this provides a large surface. Okay, large surface. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. अब देखो, ये जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, वो ग्रो हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि हम जैसे एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, वैसे ही एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सारे के सारे सेल, सब में ही कचरा बनता है, तो वो सारा कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए तो हमारे यूरिन को भी, हमारा यूरिन भी फिल्टर्ड होने के बाद यूरिनेट हम करते हैं, और हमारा ब्लड भी फिल्टर्ड होता है ना। तो सोचो ऐसे ही ब्लड घूमता रहता तो किडनी फिर क्या हो, क्या किडनी का काम क्या है, समझ में आया? ओके, सो वही चीज बताई गई है, थ्रू द प्लेसेंटा द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है, जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो भी प्लेसेंटा थ्रू चला कहाँ जाएगा, मदर्स की बॉडी में, और फिर मदर्स का वेस्ट ही बन जाएगा चाइल्ड का वेस्ट, समझे? मदर्स का न्यूट्रिशन, फ्लूइड, ऑक्सीजन, ब्लड, सब कुछ बन गया चाइल्ड का, एम्ब्रियो का। वैसे ही इसका जो नहीं चाहिए वो वाला पार्ट है, दैट इज एक्सक्रीशन, वो भी चला जाएगा ये ब्लड में, और ये मदर का बन जाएगा। अब मदर का, इसीलिए मदर का ब्लड क्या हो जाता है, मतलब उसके, मतलब मदर को देखो सब तरीके से लोड पड़ेगा। ओके, वो किडनी खुद का ब्लड तो फिल्टर करना ही है, बच्चे का ब्लड भी फिल्टर करना है, मतलब उनकी उस वहां से जो एक्सक्रीशन आ रहा है उसको भी फिल्टर करना है, तो किडनी पे लोडिंग आएगी, सब जगह ही लोडिंग आएगी। ब्रीदिंग में भी खुद का तो सांस लेना ही है, बच्चे का भी सांस लेना है, तो ऐसे सांस लेते हैं मतलब थोड़ी ब्रीदिंग, ऐसे बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटी नहीं कर सकते, ऐसे भागम भाग एक्टिविटी की तो हम कैसे हाफ जाते हैं, ऐसे हो रहा है, तो वो ऐसा थोड़ा भी कर लेना तो ऐसे, क्यों? क्योंकि खुद का ऑक्सीजन लेना है, उसका भी ऑक्सीजन लेना है, भूख भी ज्यादा लगेगी, खुद के लिए खाना है, उसके लिए खाना है, एक्सक्रीशन करना है, ये जो मतलब ये हमारी किडनी और वो काम करेगा, तो हमारा तो ऐसे मतलब खुद की बॉडी का तो फिल्टर करना ही है ब्लड, वहां से जो आया है एक्सक्रीशन, वो भी ब्लड में ही आ गया है, तो वो पार्ट भी एक्सक्रीशन, मतलब वो पार्ट भी फिल्टर करना है। सो इसीलिए तो कितना अच्छा खाना नहीं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक वाला हो या फिर बहुत ज़्यादा शैतान टाइप का हो, तो बोले क्या खा के पैदा किया है तेरी मम्मी ने ऐसे ओके, मतलब कि वो 9 मंथ में क्या क्या खाया था, ऐसे लाइक दैट, डाइट क्या थी, तो वैसा ही होता है। अगर 9 मंथ में मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाया तो बच्चे को पहले से ही स्पाइसी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा स्वीट खाया तो पहले से ही स्वीट अच्छा लगेगा, लाइक दैट। ओके, जैसे मैं वो बात थोड़ी अधूरी रह गई क्या, कि एक होता है क्या, पास्ट लाइफ के संस्कार, एक होते हैं जो पेरेंट्स में से मिल रहे हैं वो संस्कार, फिर थर्ड होते हैं ये टाइम पीरियड के गर्भ संस्कार वाले संस्कार। ओके, उसके बाद जब बड़े हो गए, मतलब बाहर निकल गए, डिलीवरी में बाहर चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके बाद एनवायरमेंट के संस्कार, मतलब कि जो पापा मम्मी और जो नाना नानी जिसको भी देख रहा है चाइल्ड घर में, उसी के जैसा बनते जाता है, वो एक संस्कार है। जैसे हम बोलते हैं ना, संग ते वो रंग,
ओके मतलब जैसे हम हैं, मतलब जैसे दूसरे हमारे फ्रेंड है वैसे हम उनके जैसे फ्रेंड जैसे बन जाएंगे, या तो हमारा फ्रेंड हमारे जैसा बन जाएगा। दो में से एक पॉसिबिलिटी तो होने ही वाली है। ओके और अगर कुछ भी ना मतलब अनटच रहना हो कि भाई सिर्फ फ्रेंडशिप है यहाँ तक का है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है कि भाई दिस इज इन आवर बाउंड्री, इतने तक ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर लिमिटेशंस, और ये हमारी बाउंड्री के बाहर जा रहा है, नो यहाँ पे नो। ओके तो अगर कॉन्शियस रहोगे तो किसी का तुम पे इफेक्ट नहीं रहेगी। ओके कॉन्शियस कब रहना है, अगर तुम कांटेक्ट में हो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें नहीं पर्टिकुलरली अच्छी लग रही तो कॉन्शियस रहना है, और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लग रही हो वहां पर तो हम कॉन्शियस रहते ही नहीं, एकदम घुल मिल जाते हैं, एकदम ही घुस जाते हैं, मतलब से बेस्ट फ्रेंड लाइक दैट। तो वहां पे तुम थोड़े भी कॉन्शियस नहीं हो, इसीलिए बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलती की तो भी हम मतलब हमें उतना नहीं लगा, अरे यार चलेगा अभी इतना ही, अरे गलती की है लेकिन तुम उतने ज्यादा मतलब अट्रैक्टेड और इतनी ज्यादा तुम्हारी फीलिंग्स ऐसी हो गई है उसके टुवर्ड्स में कि वो गलत कर रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है एक्चुअल में, वो भी अच्छी बात नहीं है। वहां कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए, जितने टाइम हम अनकॉन्शियस रहेंगे दैट इज द रीजन फॉर आवर पेन। हमारे पेन के लिए हमारी ही अनकॉन्शियसनेस, हमारा ही इग्नोरेंस रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट, पूरी लाइफ का समेशन ये है। ओके कॉन्शियस रहना है। ओके चलो, सो दी इनसाइड अप्रोक्सीमेटली कहाँ गया, ये रहा। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. पता है ये सबको। The child is born approximately, हाँ ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ओके मैं 8 मंथ्स में ही बाहर आ गया था और फिर मुझे 3 महीने के लिए एक ग्लास के बॉक्स में रखा हुआ था क्योंकि मुझे जाना था कहीं और फिर आ गया यहाँ पर सही में मतलब एक रेयर केस जैसा था, क्योंकि जिनकी अर्ली प्री मैच्योर बेबी नहीं बोलते, प्री मैच्योर बेबी वर्ड शायद तुमने सुना हो। प्री मैच्योर बेबी मतलब 9 महीने से पहले ही डिलीवरी हो गई, लाइक दैट। ओके सो आई वाज प्री मैच्योर, मतलब मैं 8 मंथ में ही आ गया था। ओके तो फिर क्रिटिकली केस था सो 3 महीने के लिए मुझे ये जो ग्लास का ऐसे क्यूब जस्ट लाइक ये चेयर है तो ये पूरा ग्लास का और इसके अंदर ऐसे बिठा दिया। ओके 3 मंथ्स के लिए। अब मुझे तो नहीं पता, पेरेंट्स ने बताया। ओके सब कुछ 3 महीने के, मतलब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं, आईसीयू होते हैं। ओके तो आईसीयू में कैसे टेम्परेचर फिक्स्ड होता है और खाना पीना भी वो लोग कंट्रोल करते हैं, वैसे तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे ये एयर कंडीशन है तो हम एयर को कंट्रोल कर रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, मॉइस्चर इतना ही होना चाहिए, एयर फ्लो इतना ही होना चाहिए, तो हम ये एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज एयर को कंडीशन कर रहे हैं, तो एयर कंडीशन। वैसे ही हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर ये आईसीयू का फुल फॉर्म है, इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव फार्मिंग देखा था हमने, सब कुछ करो, कुछ भी करो, पैसे कमाओ बस। ओके नए टूल्स लाओ, फर्टिलाइजर, ये वो, इंटेंसिव फार्मिंग। वैसे ही इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब फुल केयर, उसके ऊपर केयर तो वैसे भी करेंगे लेकिन यहाँ पे ज्यादा, जैसे हॉस्पिटल में ऐसे ही नॉर्मल वार्ड है वहां पे भी पेशेंट की केयर तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई तू तेरा जो होना हो, ऐसा तो नहीं है, बट केयर तो करेंगे। लेकिन आईसीयू मतलब बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, उसकी भाई हार्ट बीट कभी ऊपर नीचे हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक दैट। तो जैसे आईसीयू होता है वैसे छोटे बच्चों के लिए भी समझो कि ये बॉक्स आईसीयू है ऐसे। तो पर्टिकुलर फूड इनटेक मतलब उस टाइम पे तो से इंजेक्शंस और एंजाइम्स जो भी वो दवाइयाँ दे वही फूड इनटेक है। ओके क्योंकि अभी तो उस टाइम पे नो ब्रेस्ट फीडिंग कुछ भी नहीं। ओके तो वैसा केस था मेरा और ज्यादा भी होता है, किसी को मतलब 10 मंथ हो जाते हैं फिर भी डिलीवरी हो ही नहीं रही लाइक दैट। ओके 10 मंथ 11 मंथ, फिर आज की डेट में क्या करते हैं कि जैसे वो बोलते हैं ना ऑपरेशन, सीजेरियन बोलते हैं। ओके वो करवा देते हैं, तो इट इज नथिंग बट जैसे यहाँ से ऐसे चाकू लेके ऐसे काट दिया। ओके दैट मीन्स अभी बच्चे को बाहर निकाला एंड फिर स्टिचिंग कर दी, बट दैट इज नॉट अ गुड वे। ओके अगर बच्चे को और मदर को, लेकिन होता क्या है पता है, ये 9 मंथ इज टू मच लॉन्ग टाइम, तो अब मदर भी बोलेगी कि भाई कुछ करो लाइक दैट,
10 मंथ हो गए, अभी भी चाइल्ड डिलीवर नहीं हो रहे हैं, तो ये सहन करना, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा ना हो 9th मंथ शुरू हो गया, मतलब अब थोड़ा रिलीफ आ जाता है मदर में। ओके, क्या कि भाई ये पेन बहुत पेनफुल एक्टिविटी है ये, ओके, डिलीवरी भी और ये पूरे 9 मंथ भी, तो कि भाई हाँ चलो अब ये जो हमारी जर्नी है, ये जो टफ जर्नी है, वो टफ जर्नी अभी कंप्लीट होने आई है। तो तुम राह देख रहे हो कि कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी, और डिलीवरी हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। तो एक्चुअल में तो तुम वेट कर सकते थे, लेकिन ये टाइम पीरियड तुम्हें पता चल गया ना कि अब तो होने वाला है, मतलब तुम्हें पता चल गया है कि आज छुट्टी है, लेकिन अचानक से मैं बोल दूं आज छुट्टी नहीं है भाई, आना है क्लास, ओके, लाइक दैट। मतलब सर पहले से तो बताया था छुट्टी है, अचानक से क्यों क्लास बुलाया, लाइक दैट, वैसा हो जाएगा कि हम प्रिपेयर नहीं थे भाई, ओके। और वैसा अब यहाँ पे हम प्रिपेयर है कि भाई अब बस ये पेन खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, बोल दे नहीं नहीं ये पेन अभी खत्म नहीं होगा, अभी 2 घंटे और मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो फिर तुम्हें वो थोड़ा लॉन्ग लगेगा, तो वो मदर पे तो बहुत ज्यादा लगता है, लाइक दैट, ओके। सो द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स इन द यूटेरस। ये वर्ड कहाँ आया था वापस, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, Elementary canal. यस, एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू फूड जो, हाँ वही है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट को ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदम मतलब रिदम के साथ, ऐसे ओके, ऐसे ताली मार रहे हैं तो रिदम के साथ मार रहे हैं, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो रहा है सो कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, रिदम के साथ। ऐसा नहीं कि अभी कॉन्ट्रैक्शन हो गया बस अभी चिपक गए, ऐसा नहीं, इसे रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड देन चाइल्ड डिलीवर हो जाता है। कितना टाइम हुआ है, 17 हुआ है, इतना तो देख ही सकते हैं ना। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ओके, क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, एग फर्टिलाइज हो ही ना, कुछ नहीं, वो निकल जाएगा, एग तो निकल गया एट द सेम टाइम। वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये जो यूटेरस की वॉल थिकन हो गई थी, वो अपना ब्लड जो भी जमा हो गया था, न्यूट्रिशन ब्लड, वो धीरे धीरे लूज करता जाएगा, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट लिव्स फॉर 1 डे, 1 दिन तक जिंदा रहता है वो, ओके। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. यूटेरस हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग के लिए। Thus its lining becomes thick and spongy, थिक हो जाती है और स्पॉन्जी भी हो जाती है, और ये स्पॉन्जी भी कौन से मटेरियल से हो रही है, ये ब्लड के ही टिश्यूज है, ओके। जस्ट लाइक केक कैसी होती है, ओके, तो कैसे चिपचिपी होती है केक की ऊपर की क्रीम, जस्ट लाइक ऐसे स्पॉन्जी टाइप हो जाएगी, ओके। This would be required for nourishing the embryo if the fertilization had taken place. ये सब जरूरी है, वॉल का थिकन होना एंड ऑल, सब कुछ स्पॉन्जी होना, थिकन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ये नेसेसरी है, फर्टिलाइजेशन हो तो। नाउ हावेवर द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, कि भाई अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, लाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, धीरे धीरे वो हमारी मूवमेंट से ही, मतलब जैसे हम वॉक करते हैं, सो जाते हैं रात को, पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या हुआ, ओके, लाइनिंग ब्रेक्स हो जाएगी, ओके। सो लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो वजाइना थ्रू ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड तो होगा और म्यूकस, म्यूकस मतलब जो हम सपोज हमारा कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, तो फिर जो नाक में से निकलता है उसको भी हम म्यूकस ही बोलते हैं। ये भी म्यूकस है, ये भी म्यूकस ही है, ओके, बट ये रेडिश हो जाता है क्योंकि ब्लड के साथ आ रहा है इसलिए, ओके। सो है तो म्यूकस ही, सो म्यूकस एंड ब्लड रिलीज होता है एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, ओके, हर महीने, रफली एवरी मंथ मतलब एग्जैक्टली 28 डेज, एग्जैक्टली अगेन सबके लिए 28 नहीं होता, ओके। जनरली कितने डेज, 28 डेज, लेकिन सबका वेरी करता है, 28 to 26 भी हो जाता है और 28 to 32 भी हो जाता है, ओके। उससे ज्यादा आगे पीछे हो सो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ओके। इट इज नॉट अ बिग डील, कुछ भी बड़ी डील नहीं है। हाँ, हमारी स्लीपिंग साइकिल, ओके, स्लीपिंग साइकिल मतलब कितने घंटे हम सो रहे हैं, तो स्लीपिंग साइकिल, हमारी डाइट, ओके, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, सब कुछ अफेक्ट करता है,
ओके जैसे एग में और ये सब में सब कुछ अफेक्ट करता है, वैसे बॉय में भी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी में भी ये सब अफेक्ट करता है। स्लीपिंग साइकिल, तुम्हारा स्ट्रेस ले रहे हो, तुम्हारा पीसफुल माइंड है, ये सब कुछ। ओके सो इसीलिए जैसे मैंने बोला ना कि आज की जो ऑलरेडी कॉन्शियस इनफ है, जिनके पास ये नॉलेज है और जो इसका यूज करना चाह रहे हैं, वो तो बेबी कंसीव करने से, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ही 3-4 मंथ पहले ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड बंद कर देना। ओके मैम ने पर्टिकुलरली, देखो ये बुक हम पढ़ रहे थे, मैम ने पर्टिकुलरली ये बुक पढ़ी ना, उसके बाद मैम ने चाय पीना बंद कर दिया। सोचो, छोड़ दी चाय, मतलब चाय छोड़ दी यार। मैम ने तो 1 साल होने आया है, नॉनवेज भी छोड़ दिया है, बट नॉनवेज तो सपोज मैंने भी छोड़ा है, चाय मैंने नहीं छोड़ी, तो मुझे वो थोड़ा हायर लेवल वाला गोल रखना है। ओके इवन क्योंकि चाय हो या कॉफी हो, उसमें कैफीन होता है। ओके सो दैट इज नॉट गुड फॉर द ब्रेन। और ब्रेन के भी वो जो 3 पार्ट हमने देखे थे, कौन कौन से? हिंड ब्रेन, मेड्यूला, हाँ सो मिड ब्रेन और फॉर ब्रेन, सब कुछ। मतलब ब्रेन, बच्चे के ब्रेन के लिए, ये क्यों पकड़े रखा है, बच्चे के ब्रेन के लिए दैट इज नॉट गुड। ओके क्या नहीं अच्छा है? कैफीन। अब अचानक से सपोज ऐसा समझो कि हाँ हमें चाइल्ड प्लान करना है और तुम्हें बोल दे कि भाई कल से तुम्हें चाय नहीं पीनी, कैसा लगेगा? सो सोचो, जस्ट फॉर सेल्फ, ओके, और फॉर चाइल्ड ऑल्सो। ऐसे ही जस्ट बुक पढ़ के कि चलो भाई बंद कर देते हैं, और बंद कर देते मतलब ऐसी बंद कर देते हैं कि एकदम खतरनाक। उनकी तो बंद कर दी, मेरी भी बंद हो गई मतलब मेरी फिर थोड़ा ऐसे पूरी तरह से बंद नहीं हुई, बट हाँ मैं भी वीक में अब से 3 डेज जैसा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं। मिल्क, ओके क्यों? अगेन जो सही है वो तो सही है, इसमें तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते ना भाई हम कि भाई नहीं मैं तो पीऊंगा ही। अब भाई जैसे जहर है भाई, पियोगे तो मरोगे, तो हम ऐसे आर्ग्यू तो नहीं करेंगे नहीं मुझे तो पीना ही है। नहीं भाई, पता है कि गलत है, लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकल है, पता है कि गलत है, तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है? लाइक दैट। सो लाइक दैट हमें इम्प्रूवमेंट खुद की बॉडी पे करना ही पड़ेगा। ओके वो सब ले, ये तो डाइटिंग का हो गया। कोई स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है तो से एवरीडे वी आर डूइंग से मेडिटेशन ऑल्सो, ओके कि भाई स्ट्रेस ना ले। एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होता है कि बॉडी अच्छे से बने, सब कुछ सारे पॉइंट ऑफ व्यू सही होने चाहिए। स्लीप साइकिल मिनिमम 6-7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए मिनिमम। ओके सो दैट इज द थिंग। तो इट यूजुअली, हाँ तो एवरी मंथ होता है से 28 to 32 रफली डेज एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये साइकिल, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके समझ में आ गया? ओके इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। ये कितने दिनों के लिए होता है? 2 days टू लेकर के 8 days तक ये मेंस्ट्रुएशन। मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी थिकन लाइन हुई है, लाइनिंग कितनी थिक हुई है। अगर थोड़ी ही थिकन हुई तो इसे 2 days में ओवर। ओके ज्यादा थिकन हुई है तो भी, और एक कि कितनी थिकन हुई है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ज्यादा है तो ज्यादा डेज, कम है तो कम डेज। दूसरा, ब्रेक होने का रेट कैसा है कि भाई लाइनिंग बहुत जल्दी रेट में ब्रेक हो रही है। ओके मतलब तुम्हारी एक्टिविटी है वॉकिंग एंड थोड़ा बहुत भागना, और सोते समय तुम ऐसे 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 करके कैसे भी सो रहे हो। ओके सो डिपेंड्स कि एक्टिविटीज कैसी है। तो एक तो लाइनिंग थिकन, दूसरा रेट कि ये ब्रेकिंग का रेट। अगर किसी का मतलब ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें दे दिया से एक डेयरी मिल्क दे दी, और मैंने तुम्हें बोला कि रोज सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही खानी है। ओके तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम मैं अभी दूं तो तुम 1 ही मिनट में पूरी की पूरी खा जाओगे, लाइक दैट। तो ये है रेट। ओके तो ये रेट कितना है? अगर रेट बहुत फास्ट है तो एक ही दिन में सब कुछ ब्रेक होके खत्म हो जाएगा, भले ही ठीक हो लेकिन लाइनिंग ब्रेक होके खत्म हो गया। लेकिन रेट कम है तो क्या हुआ तो क्या करना है तो। लेकिन अगर रेट बहुत स्लो है तो होगा क्या? ज्यादा टाइम लग जाएगा, 6 से 8 days। डन? ओके तो इतना नेक्स्ट रखे।
एक टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि अब यहाँ पर हमें रिप्रोडक्शन के लिए अब वहीं डिस्कस कर लेंगे ना, करना ही है तो ओके कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या केयर नॉलेज होना चाहिए। और अगर इफ़ यू वांट, तुम सपोज मैरिज हो गए है, इफ़ यू वांट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इफ़ यू डोंट वांट चाइल्ड, तो क्या करें, वो सब चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। ओके सो वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस लेटर, बट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स। सो सबको एग्जाम में है तो यूजफुल भी हो जाए। ओके नहीं कल नहीं।